नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकेश आहूजा आपका स्वागत करता हूं जाने अनजाने लोग इस शो में। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, कोई भी कहेगा नहीं कि ये अनजाना है। वो जाने अनजाने के जो पहले वर्ड हैं जाने, तो जाने हुए माने हुए ये आर्टिस्ट हैं जो आज आ रहे हैं हमारे पास। और ऐसा कोई हिंदुस्तान में कोई बच्चा तक नहीं होगा जो इनको नहीं पहचानेगा। ये टीवी में छाए हुए हैं, ये फिल्मों में आते हैं और इतने अच्छे इंसान हैं। एक बार मिल जाएं आपसे तो आपका प्यार हो जाएगा इनसे, इतने अच्छे इंसान हैं। और ये सिंटा में एक बहुत अच्छी पोजीशन में, सिंटा मतलब सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो सिनेमा की एसोसिएशन होती है आर्टिस्ट की, उस आर्टिस्ट के बहुत बड़े अध्यक्ष रह चुके हैं, ऑफिसर रह चुके हैं। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आइए मिलाता हूँ। ये है हमारे मित्र, एक कलाकार, जबरदस्त कलाकार, गुलशन पांडे। नमस्कार, प्रणाम। और जाने अनजाने लोगों की बातें सुनने वाले और इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और भाई साहब ने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, इतना बड़ा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कोशिश में है हम लोग कुछ करें। और प्यार की जो बात है, वो भगवान की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर भाई साहब, कि मुझे प्यार बहुत मिलता रहा है। ये पता नहीं क्या मालिक की कृपा है कि मैं जहाँ जाता हूँ प्यार ही प्यार। गुलशन जी, हमने वो वीडियो किया था मोदी जी के इलेक्शन के समय। जी, जिसमें आप थे, मैं भी चौकीदार। जी। आपको गार्डन में खड़े किया था हमने, गार्डन में आप जाट बने थे, जाट। जी हाँ। लोग पागल हो गए, सब जमा हो गए। क्या आपका चेहरा ऐसे जाना पहचाना है? नहीं, वो क्या है, वो एक शो जो ऐसा रहा जिसका मैं हिस्सा रहा, वो बहुत बड़ा शो हो गया। तो उसकी वजह से क्राइम पेट्रोल शायद बहुत सारा। और मैं बैंकॉक गया एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, तो मुझे एयरपोर्ट से ही पाकिस्तान वालों ने भी पहचानना शुरू किया। मैं कह तो रहा हूँ, तो ये मेरी बड़ी खुशी की बात मुझे ये लगी कि पाकिस्तान वाले लोग भी प्यार देते हैं। पाकिस्तान में लोग ज्यादा प्यार देते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। देखिए ना, क्या है कि उनको पता नहीं बॉलीवुड का इतना क्रेज है। हालांकि दोनों देशों में मतभेद है, कुछ है, लेकिन आर्ट इज आर्ट। उनके कलाकार जो आते हैं, सिंगर्स आते हैं, बहुत बड़े लाजवाब उनके सिंगर्स, उनको हम कितना प्यार करते हैं। गुलाम अली साहब को तो मैं बचपन से सुनता रहा हूँ, बड़ा आनंद रहा। उनके कॉमेडियंस भी आते हैं, हमें तो कितना प्यार करते हैं। जी। और वो हमें बहुत चाहते हैं, बॉलीवुड को बहुत चाहते हैं। हालांकि दोनों मुल्कों में, देशों में मतभेद है, लेकिन आर्ट इज आर्ट। पानी फ्लो होता है वैसे आर्ट फ्लो होता है। कला की कोई अपनी एक अलग भाषा होती है। बिल्कुल, कोई कला की बाउंड्री है ही नहीं। पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन आप हैं कहाँ के बेसिकली? सर, मैं बेसिकली, मेरे पापा उत्तराखंड से हैं। अच्छा। बागेश्वर से थे, मतलब अब तो देहांत हो चुका उनका। और मैं बॉर्न एंड बॉर्न पटियाला, पंजाब। ओके। तो मैं पंजाबी रंगमंच से जुड़ा 1986 में, जब मैं कॉलेज में आ चुका था। मतलब शौक तो देखो बचपन से था। पापा की हाइट कम थी पहाड़ी होने की वजह से, मम्मी की भी हाइट कम थी है। तो मेरे को अमिताभ बच्चन बनने का शौक था। अब वो 6 फुट 2 इंच अपने छोटे। तो ये दूरदर्शन पे एक शो आया करता था, आओ योग सीखें, हर संडे को। हाँ। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बताया करते थे। जी। एक दिन हमारे घर में तो टीवी था नहीं, बाहर जाके देखा करते थे कहीं। तो मैं पापा के ऑफिस गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पापा जॉब करते थे। अच्छा। तो किसी ने उसने कहा कि तू भी अपने पापा की तरह रहेगा, 1.5 फुटिया। तो ये बात मेरे दिल पे लग गई सर। अच्छा। मेरे को वो बात दिल पे लगी कि 1.5 फुटिया मैं रहूंगा, ये मेरे को पसंद नहीं था। तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि उसी संडे, उसके 2-3 दिन बाद जो संडे आया, तो लंबे होने की एक्सरसाइज धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योग में सिखा रहे थे। क्या बात है। और मैं 1979 की बात है सर, मैं 8th में था। वो बच्चा जो सुबह उठता नहीं है स्कूल जाने के लिए, कहीं भी, तो माँ मुश्किल से उठाती है। मैं खुद उठ जाता था। सुबह योग करता था, लंबे होने की एक्सरसाइज, ताड़ासन, चक्रासन, ये सारे हल आसन वगैरह जितने भी है, वो स्ट्रेच हो जाता है बॉडी। और वाकई उससे हाइट बढ़ जाती है। योग में बड़ी शक्ति है सर। देख रहा हूँ, 8वीं से मैंने देख लिया। मैं भी देख रहा हूँ। आपकी हाइट क्या है अभी? अभी 5 फुट 11 इंच। 5 फुट 11, नियरली 6 फुट। और आप कह रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा शॉर्ट है। 5 फुट 3 इंच वगैरह, 4 इंच। देख लो। तो मैं योग में बड़ा। मेरी सिस्टर जो है वो भी वही, उनकी भी हाइट कम है। अच्छा। लेकिन आपने ताड़ासन करके, योगा करके योगा हाइट बढ़ा बढ़ा दी। अरे वाह। योगा। और योग क्या है सर? योग मैं इसलिए बता दूं दर्शकों को कि आइए, इसकी
शरण में आ जाइए, मैं बता रहा हूँ, इसकी छत्र छाया में आ जाइए, आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। मैं मुंबई में जब नया नया आया तो सर मेरे पास पैसे नहीं थे, हाँ। और मैं एक ऐसे एरिया में रहता था जहाँ गंदगी बहुत थी, और मैं बीमार होना शुरू हुआ। मेरा वेट हो गया 57 kgs। मेरे को हर दूसरे दिन बुखार होता था और दवा के पैसे नहीं होते थे। मुंबई में? जी, मुंबई में। अच्छा। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा, अच्छा मैंने वो बचपन में किया, हाइट बढ़ गई तो हम क्या स्वार्थी लोग हैं ना, स्वार्थी, हाँ। मतलब पूरा हो गया, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, तो हाँ। योग वोग छोड़ दिया था। हाँ। अब जब यहाँ पे आके ये बीमारियां शुरू हुई तो मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि तू ऐसा कर, तू योग किया कर, बाबा रामदेव को देख, वो प्राणायाम से ना आदमी ठीक हो जाते हैं। तो मुझे तब यकीन नहीं था कि ऐसे ऐसे कौन ठीक होता है। अच्छा अच्छा। तो सर मैंने फिर, अच्छा मेरे को ब्लड टेस्ट कराना पड़ा, मेरे पास तो उसके भी पैसे नहीं थे। एक सज्जन थे, अभी है नहीं वो इस दुनिया में, उन्होंने पैसे दिए, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, ESR 85 था। तो मैंने लैब वालों से पूछा ये क्या होता है, वो कहते हैं आपके घर में किसी को टीबी है? मैंने कहा नहीं। हमारे फ्लोर पे किसी को थी जहाँ मैं रहता था। अच्छा। तो उनका बच्चा मेरे पास लुढ़कता लुढ़कता आ जाता था, शायद उसकी वजह से क्या हुआ होगा मेरे को नहीं पता। तो फिर मैंने, गोकुल धाम मेडिकल सेंटर है यहाँ पे, वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो मैंने वहाँ 5 दिन की मुझे दवा दी गई, और मैंने वो डॉक्टर मैम से पूछा, मैंने कहा मैं क्या योग कर सकता हूँ? कहते बहुत अच्छा रहेगा। तो सर मैंने सिर्फ 5 दिन दवा खाई अपनी जिंदगी में उस वक्त, उस बीमारी के लिए, और योग में चला गया मैं। अच्छा। मेरे को 7-8 महीने लगे सर, मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई, मेरी सारी बीमारी दूर हो गई, और वो जो उससे और आपका क्लियर हो जाता है कि प्राण है, वो ईश्वर से जुड़ने की चीज है। अच्छा। तो मुझे काम भी मिलने लगा सर। क्या बात, सारी चीजें ठीक हो जाती। क्या बात है, क्या बात है जी। जो गुलशन पांडे, जो हर एक बच्चा आज जानता है, किसी जमाने में आपकी ये हालत थी कि आपको चैरिटेबल हॉस्पिटल से जाकर दवाई देनी पड़ी। मैं ऐसा शायद इस दुनिया में भी नहीं होता, ऐसा भी था। अरे बाप रे। हाँ। क्योंकि इतनी बीमारी वैसी बढ़ती, आप सोचिए 57 kgs वेट रह गया हो जिसका 5 फुट 11 इंच आदमी का, तो कितना पतला होगा। बिल्कुल ऐसा था जैसे हड्डियों पे चमड़ी लपेट दी गई है बस। ओहो। जी। फिर कैसे एक्टिंग में कैसे क्या हुआ? एक्टिंग में तो सर मैंने बताया कि थोड़ा सा घर से, पैसे वाले तो थे नहीं अपन, पिताजी मेरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चपरासी थे, तो और मैंने दिल्ली जाने का निर्णय किया था कि मैं दिल्ली में थिएटर करूंगा, फिर उसके बाद बॉम्बे जाऊंगा, ऐसे मैं तैयारी कर रहा था अपनी मुंबई आने की। तो 87 में मैं दिल्ली के, अच्छा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, मेरे को ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था। अच्छा। तो BA कहते कर ले किसी तरीके से, तो BA के लिए मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर किया, सेकंड ईयर में वो रीअपेयर होती है हमारे वहाँ, एक किसी सब्जेक्ट में रह जाओ तो आप हाँ। थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, और ये भी एग्जाम देना होता है। हाँ, मुंबई में मुझे याद है कहते थे ATKT, अलाउड टू कीप टर्म्स, ATKT। जी। हाँ। तो फाइनल ईयर में क्या हुआ कि मैं बिल्कुल ही उड़ गया, सेकंड ईयर में भी जो मैंने दिया था एग्जाम वो भी उड़ गया। तो अच्छा उस टाइम पंजाब में आतंकवाद का दौर था, तो एग्जामिनेशन हॉल में एक आतंकवादी भी एग्जाम दे रहे थे, तो दरवाजे बंद थे सारे, वो इन्विजिलेटर जो होता है जो, वो अपनी चेयर पे बैठे थे, आप कुछ भी करो। तो मैं भी वो एग्जाम जो दे रहा था इकोनॉमिक्स का, ये बुक खोल के ऐसे लिख के दे रहा था। देख लो कैसे पास हुए गुलशन पांडे जो पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं। पास नहीं हुआ ना सर, वही तो मैं बता रहा हूँ। मैंने ऐसे करके इतना बड़ा चीटिंग करके भी एग्जाम दे के मैं पास नहीं हुआ। अच्छा। फिर मेरे को जब मेरा आया रिजल्ट मैं फेल हूँ, तो मेरे मम्मी ने कहा कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तू एक बार फिर से एग्जाम दे ले। तो मेरे अंदर से ये हो गया कि जो साला नकल करके भी पास नहीं हुआ, पढ़ के कैसे पास होगा। तो ये पढ़ाई अपने लिए बनी नहीं है, मैंने ये सोच लिया। अच्छा। लेकिन ये बहुत बुरी बात है। मैं एक बार फिर से जो देख रहे होंगे बच्चे भी, यंगस्टर्स भी, पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी चीज है। आप कुछ भी करना चाहें जिंदगी में, कुछ भी करना चाहें, पढ़ाई आपको सही जिंदगी जीने का तरीका सिखा देती है, आपको एक अच्छा इंसान और सच्चा इंसान बनाती है। पढ़ाई बहुत ध्यान से करनी चाहिए। ये बात मुझे बाद में समझ आई, जब उस वक्त मुझे पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था क्या फायदा इन चीजों का। मैं बता दूं आपको, पढ़ाई का जो आप लेक्चर दे रहे हैं लोगों को, ये मुझे पहले किसी ने दिया था, तभी मैं ट्रिपल ग्रेजुएट हूँ, BA BCom LLB हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो मैं वकील था, मैं भी वकालत करता था। तो उन दिनों में मैंने एक गाना सुना हेमा मालिनी का, शराफत छोड़ दी मैंने सोचा
ठीक है, वकालत छोड़ दी मैंने। क्या बात? मैं वकालत छोड़कर एक्टिंग में आ वकीलों गया। का जमाने में अजीबस हाल वो देखा के वकालत छोड़ दी सर ने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इम्प्रॉम्प्टू ऑन द स्पॉट गाना आपने चेंज कर दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, वेरी गुड। तो ये सर ऐसा हुआ, थिएटर में रहे तो वो हमारे जो म्यूजिकल प्ले मैंने बहुत सारे किए हाँ। पंजाबी रंगमंच में, हाँ। म्यूजिक का बहुत हिस्सा रहा है साथ। तो उसमें हमारे सिंगर्स हमेशा बोला करते थे कि गुलशन कोरस में चाहिए। तो वहीं से मेरे को थोड़ा बहुत संगीत का शौक तो शुरू से रहा, बचपन से। वो अपने रेट्रो सॉन्ग्स पुराने मुकेश जी, किशोरदा, रफी साहब, तो वही था। खैर जिंदगी बड़ी अच्छा। आप क्या उसके बाद आप फिल्मों में आए, मैं आप ये सीरियल में आ गए जी, और क्राइम पेट्रोल आपको मिला। और क्राइम पेट्रोल में तो जो मतलब जो आपको, अच्छा ये भी बड़ा, मैं बरसात के दिन थे ऐसे ही मैं आया हुआ था इधर अंधेरी चारकोप में। हाँ, अंधेरी चारकोप चार मंगला महाड़ा, चार बंगला महाड़ा। तो वहाँ मुझे ऐसे ही दो दोस्त मिला करते थे ना, बताते थे वहाँ ऑडिशन हो रहा है, वहाँ ऑडिशन का जमाना था, ऑडिशन देते थे। तो किसी ने कहा कि वो वहाँ ना एक फिल्म का ऑडिशन चल रहा है और रामलीला के कैरेक्टर्स चाहिए। हाँ, अच्छा वो दौर ऐसा था कि हम कहीं भी जाएं तो लोग बोल दिया करते थे नॉट फिट। हाँ, You're अच्छा, not fit। तो मैंने ऐसी लाइन बना ली थी, सीधा जाके पूछ लेता था क्या मैं फिट हूँ। अच्छा, अपना ये कि चले ना बोलना तो है, हाँ। ये चल रहा था। तो उन्होंने बताया, मैं एड्रेस बताया, मैं गया, मैंने नॉक किया, सामने से दरवाजा खोला, संजय वर्मा जी। अच्छा, और उन्होंने खोला दरवाजा, मैंने कहा मैं फिट हूँ सर। हाँ, वो कहते एक मिनट। वो अंदर गए, एक स्क्रिप्ट लाई, मुझे दिया, कहते रामलीला देखिए कभी। मैंने कहा सर मैंने तो की भी है, तो बस ये लाउड करना थोड़ा। मैंने देखो रावण की स्क्रिप्ट थी। ओए, अच्छा। मैंने कहा मैं रावण कहाँ से लगता हूँ? मैं लगता हूँ, मुझे दिया था। हाँ, मुझे दिया होता। तो अच्छा वो जब मैंने कहा सर मैं रावण, कहते आप बस ये करो। मैंने वो लिया सर, तो स्पीच बड़ी अच्छी थी, वो मतलब वो कॉमेडी थी, फनी रावण था। हाँ, तो मैंने लाउड करके दिया, वो वैसा नहीं, लाउड कर दिया। शाबाश। तो मैंने वो फिल्म की, वो फिल्म थी अतिथि तुम कब जाओगे। अच्छा, हाँ। और उसमें एक शूटिंग है, अजय देवगन को कंगना सेन जी देख रहे हैं और वहां पे एक रावण है, रावण का सीन है, लाफ्टर लेके सेनापति बुझा दो इसकी बत्ती, ऐसे करके कॉमेडी है, फन है। अच्छा, ओके। तो मैंने बहुत लाउड किया उसको, बहुत मजेदार। हाँ। वो क्या होता है, वो ऐसा फिट रावण उनको इसलिए चाहिए था कि वो अजय देवगन को लगता है कि वो रावण है और परेश रावल उसके घर में अतिथि हैं। हाँ, तो अतिथि जो है वो हाँ। हनुमान है, तो वो चेंज हो जाते हैं। फिर टॉप मैं निकला, मेरी जगह वो खड़े हुए हैं, ओके। मेरा आधा डायलॉग अजय देवगन लेता। अच्छा, ओके। इसलिए वो ऐसा रावण उनको चाहिए था। अच्छा, ओके। खैर संजय वर्मा चले गए फिर क्राइम पेट्रोल में हाँ। कास्टिंग के लिए। हाँ। उसके पहले मैं क्राइम पेट्रोल में गया था एक दिन, तो ऑडिशन की लंबी लाइन देखी मैंने, 250-300 लोग थे। मैं अच्छा, लोगों को ये बताओ ऑडिशन क्या होता है, जिनको पता नहीं है ऑडिशन क्या होता है, ये भी बता दीजिए आप। खैर मैं पहले ये किस्सा खत्म हाँ, करता हाँ, हूँ। हाँ। तो संजय वर्मा जी का कॉल आया कि गुलशन एक शो है क्राइम पेट्रोल, क्या उसमें रोल करोगे? एक बड़ा ही सशक्त रोल है, क्योंकि क्राइम पेट्रोल में सेलिब्रिटी वीक शुरू किया था इन लोगों ने, टीआरपीज नहीं आने की वजह से। तो उसमें श्वेता गुलाटी जी, दिल मिल गई फेम थी, वो करने वाली थी कैरेक्टर, और उनके आगे उनको एक बड़ा शक्तिशाली इंस्पेक्टर चाहिए था। तो मैंने वो ऑडिशन दिया, पहला और आखिरी ऑडिशन क्राइम पेट्रोल के लिए, और मैंने वो रोल किया। और मेरे डायरेक्टर अमित झा साहब ने मास्टर होने के बाद कहा कि आपके जैसे इंस्पेक्टर बहुत कम है इंडस्ट्री में। आई शाबाश, तो ये बड़ी बात है। और ऑडिशन जैसे आपने कहा, ऑडिशन क्या होती है ऑडिशन, लोगों को बताएं। जी, जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जी। शायद आज भी ऑडिशन देनी पड़ती है लोगों को। बिल्कुल तो मुझे भी देनी पड़ती है, बहुत सारे जो इतना काम कर चुके हैं उनको भी देना पड़ता है, ये एक हिस्सा हो चुका है काम का। तो जो भी आना चाहते हैं और जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना कहूंगा कि आने से पहले थोड़ी तैयारी करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ये कि आपने शीशे में देखा शाहरुख खान की तरह कर लिया, तो ये एक्टिंग नहीं होती है। मैं भी सबसे यही कहता हूँ हाँ। कि अगर इस टेबल है, चारपाई है, टेबल है, उसका कोई पाया टूट जाए जी, तो कारपेंटर 200 रुपए में बना देगा। जी, आप बना के दिखाओ, मैं 2000 देता हूँ। बिल्कुल। तो जब तक आपको काम नहीं आता, जब आप खाना बनाने वाला खाना बनाएगा अच्छा, तो वही बना सकता है, हम नहीं बना जी, सकते। बिल्कुल। तो मैं यही कहता हूँ कि जब एक्टर बनना है, मैं सबसे कहता हूँ एक्टर, जो आपने कहा जी, कि एक्टर बनना है तो कुछ तैयारी करके आओ, कुछ सीख कर आओ। आगे बताएं आप। तो
आप जब कहीं किसी इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखते हैं या किसी रंगमंच ग्रुप में जाएं, वहां पे आपको बहुत सारा टाइम देना होता है, पैसा नहीं देना होता है रंगमंच से, जैसे हाँ, मैंने किया था। हाँ, मैंने रंगमंच को ज्वाइन किया और मैंने करीब 15-16 साल रंगमंच को रेगुलर किया। हाँ। उसके बाद मैं मुंबई आया, तो उससे आपको एक तरीका, एक अडॉप्ट करने का, मतलब किसी भी कैरेक्टर को अपने अंदर ढालने का मौका मिल जाता है। आप क्योंकि समझ चुके होते हैं, आपका ये खुल चुका होता है, या तो इंस्टीट्यूट से, वहाँ पे आपको बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस करवाई जाती हैं, तो विदाउट ट्रेनिंग कुछ नहीं हो तो सकता। ऑडिशन, विदाउट रिहर्सल्स कुछ नहीं हो सकता। ऑडिशन क्या होता है कि आपको किसी कैरेक्टर के लिए आपकी लुक जा रही है, आपको उसके लिए कंसिडर किया जा रहा है कि ये इंस्पेक्टर लगता है, चलो इसको बुला लेते हैं। अब लगता तो आधा काम हुआ, वो इंस्पेक्टर कर सकता है, वो आधा काम वो ऑडिशन से मालूम पड़ता है। डायलॉग्स बोलेंगे तो आप, आपको उस एक समय स्क्रिप्ट दी जाती है, आपको वो पढ़ना होता है, फिर आपको उसी फील से वो देना होता है जो फील लाइंस दे रही हैं। और मेरे ख्याल से लाइंस से ज्यादा अच्छा कोई बता ही नहीं सकता कि उसको किस तरफ जाना है। वर्ड्स को जिंदा करना एक्टर का काम है, मुर्दा लाइंस को जिंदा करना एक्टर का काम है, और वो प्रैक्टिस से ही आता है, वही ऑडिशन में मिलता है। हाँ बस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ऑडिशंस के लिए एक कैरेक्टर के लिए 50-50 लोग खड़े हो जाते सर, हैं। हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, आजकल तो बहुत भीड़ हो गई है, आजकल तो बहुत भीड़ हो गई है। लेकिन आजकल ये भी है कि ओटीटी शुरू हो गया, तो बहुत सारा काम भी बहुत बढ़ गया है, काम भी बहुत बढ़ गया है। हाँ, काम भी बहुत बढ़ गया है, तो करेक्ट जी। और फिर आप क्राइम पेट्रोल मिला आपको, फिर वो उसके क्राइम बाद पेट्रोल मिला, तो उसके बाद तो सब कुछ अच्छा हो गया। और सिंटा में आप इलेक्शन में हाँ, जीते। हाँ। सिंटा तो में ऐसे इलेक्शन ऐसे जीते। बात हो रही थी, और हाँ, हमारे दोस्त कहने लगे कि ये सिंटा से कुछ नहीं होता, सिंटा वाले कुछ नहीं करते, ये लोग खाते हैं, ये लोग वो करते हैं, बहुत सारी बातें हुआ करती थी। तो ये बातें लेके वो लोग राखी सावंत जी के पास गए। हाँ, तो राखी सावंत तैयार हो गई, चलिए मैं इलेक्शन लड़ूंगी, हाँ, और अपन एक पैनल बनाते हैं। तो 13 लोगों की एक कमेटी हुआ करती थी। तो राखी सावंत ने 13 लोगों का एक पैनल बनाया, जिसमें मैं था, सुशील पराशर जी थे, और बहुत सारे नाम थे। हाँ, तो 13 लोगों की हमने भी टीम दी, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जीते मैं, राखी सावंत जी और सुशील पराशर जी। हम 3 लोग जीत के अंदर गए। हाँ, और वहाँ बड़े सीनियर लोग, जिनने सिंटा को बड़े उससे बनाया था, चला रहे थे, बहुत अच्छे से चला रहे थे। हाँ। लेकिन बाहर लोगों को ऐसा लगता है कि घपला हो रहा है, काम नहीं कर रहे हैं। और वो ऑनरी जॉब थी, ऑनरी जॉब, ऑनरी जॉब, ऑनरी तो जॉब। और वो बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। मगर हम लोगों को ऐसा बताया गया, हम लोगों को ऐसा लगा, तो हम जब अंदर गए तो समझ में आया कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से संस्था को चला रहे थे। खैर, बाहर से बोलने में कुछ नहीं है। उसके बाद मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए लोगों ने कि ये भी खाता है, इसको भी 1 लाख रुपए महीना का चेक, इसने 2 घर खरीद दिए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। खैर, बोलने वाले को फिर मैंने रिजाइन कर दिया था। खैर, मुझे पता है वो। लेकिन मैं 2 बार इलेक्शन जीता। हाँ, और हम तो, आपके दोस्तों ने बहुत आपको कैनवसिंग में मदद की। मैंने बताया, मेरे को इतना प्यार मिलता है। हाँ, मैंने बताया आपको सर, मेरे को वोटिंग के लिए खड़े हो गए तो बड़ी आपको। कृपा है सर। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब मैंने आपको कहा कि मैं भी चौकीदार बना रहा हूँ जी, एक लाइन बोलना है इसके ऊपर। हाँ, मैं आता हूँ। कभी भी और फिर सजाए जिंदगी, जब हाँ, मैंने सोची सजाए जिंदगी बनाऊंगा, तब वहां पर भी आपके लिए सीन थी। मैं सोचता था पता नहीं आप बॉम्बे में हैं, कहाँ हैं, और एक ही दिन में आपसे मैंने कहा था कल शूटिंग है, और आप लकीली मुझे मिल गए। हाँ, तो जब आपका कॉल आया सजाए जिंदगी के लिए, तो क्योंकि आपके साथ मैंने डर्टी पिक्चर में काम किया था। हाँ, हमने स्क्रीन शेयर तो नहीं किया था। हाँ, लेकिन मैंने कहा चलो अभी चौकीदार के बाद ये अवसर मिल रहा है, और चौकीदार में भी स्क्रीन तो शेयर, हमने स्क्रीन शेयर कभी नहीं किया, पहली बार किया हम स्क्रीन लोगों ने शेयर। कई प्रोजेक्ट्स में काम किया जिसमें आप अलग हो, मैं अलग हूँ। हाँ, लेकिन ये था कि आपके साथ काम करने का अवसर है, और मुझे भी मौका मिला आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का था। फिर वो स्टोरी इतनी अच्छी सुन के बड़ा मजा आ रहा था। तो मैं, और जब मैं इधर आके मैंने इतने सारे अवार्ड्स देखे इस पिक्चर, आपके पीछे अवार्ड्स लगे हुए हैं बहुत बहुत, तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ जो लोगों को इतना ज्यादा मतलब मिला है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे लिए सौभाग्य की बात आपने है। मुझे बुलाया नहीं, और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे कलाकार, आप जैसे इंसान, इतने दोस्त मेरे अच्छे, अरे वाह, और आपने हमेशा कभी ना नहीं कहा, और काम करेंगे। अभी तो फेस्टिवल से डिमांड आया है कि सजाए जिंदगी पार्ट 2 बनाओ। वाह, ये तो इसका सीक्वल बनाइए। जी जी, इसमें मैं सोच रहा हूँ पुलिस का रोल ज्यादा रहता है। मैं सोचता हूँ आपको हीरो बनाऊंगा, पुलिस का रोल मैं इंस्पेक्टर में लिखता हूँ, मैं ठहरा हो जाएगा, सजा कौन देता है देखो। हीरो
बात लेकिन आप वो हंसते हो पुलिस इंस्पेक्टर हो, डंडा वंडा मारो तो अच्छी तरह से। ये अच्छा, मेरे को ना सर कहीं कहीं लोग मिलते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे, हाँ। कहीं पे भी बाहर मिलते हैं जो मुझे नहीं जानते, उनको ऐसा लगता है मैं बहुत खड़ूस किस्म का आदमी हूँ। हाँ। मुझसे बात करने में ना थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, लेकिन जब कोई मुझसे बात कर लेता है फिर उसको लगता है कि मैं उसकी फैमिली का शायद कोई मेंबर हूँ। देखिए मैं भी वही कह रहा था कि बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे कलाकार, लेकिन उससे ज्यादा उम्दा इंसान है ये इतने सॉफ्ट स्पोकन है, इतने मिलनसार है, इतने प्यारे हैं कि जितने खूंखार लगते हैं। प्राण साहब की याद आ गई। मैं गुरु मानता हूँ सर उनको। हाँ डेफिनेटली, हमारे गुरु, सबके गुरु प्राण साहब। प्राण साहब एक बार शिमला में कहीं होटल में ठहरे थे जी, शूटिंग से लौटे, रिसेप्शन में चाबी ली, वहाँ पे एक लेडी थी, वो भी कोई गेस्ट थी वहाँ पर, उसने उसी समय छोड़ दी होटल। ऐसे विलेन अगर आपके पास रहेंगे तो मुझे नहीं रहना, मेरा सामान मंगल में जा रही हूँ। प्राण साहब लेकिन इतने नेक इंसान थे, उनको आज भी प्रणाम, प्राण साहब को प्रणाम। और इतने नेक इंसान थे, इतने नेक, क्या बताएं। विलेन का रोल करते थे, लेकिन ये भी पुलिस इंस्पेक्टर रोल करते हैं, लेकिन है तो चोरी। इतने प्यारे, क्या बताओ यार। अरे सर, प्राण साहब के लिए इतनी बड़ी बात ये कि जैसे रावण और कंस किसी ने नाम नहीं रखा, प्राण किसी ने अपने बच्चों का नाम आज तक। हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात सर, बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा नाम हुआ। प्रेम बहुत सारे नाम है, कादिर बहुत सारे नाम है, अमजद बहुत सारे नाम है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए ना, अमरीश नाम है, लेकिन प्राण आज तक, प्राण कमाल की बात है। ये प्राण का नाम किसी ने अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा, ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है जी। एनीवे सर, गुलशन पांडे, गुलशन तो भूल गए, गुलशन में बहुत तबस्सुम जी की याद आ गई। जी, अरे वो भी अभी चली गई। अभी बहुत अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया, उनकी आत्मा को भी शांति। लेकिन वो उसने गुलशन नाम उसने मशहूर बहुत किया था, फूल खिले गुलशन, और आपका नाम गुलशन है और आपकी खिलखिलाते रहते हैं हमेशा। जी, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं एक बार फिर आप सभी को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रेजोल्यूशन आप लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी तरह के नशे में ना पड़ें, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। ये जीवन बहुत अनमोल है, इसे बनाइए, संवारिए और आगे बढ़िए। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते, कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां आप पहुंच नहीं सकते। बस आपको हिम्मत करनी है और चलना है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्या बात है गुलशन जी। जाते जाते पुलिस इंस्पेक्टर ने ज्ञान दे दिया बच्चों को प्यार से। अगर पकड़े गए ना बच्चों को करते हुए, तो ये मूंछों को ताव देकर आपकी खबर लेने वाला है बच्चों, इसलिए सुधर जाना। लव यू ऑल।